देखिए, सी सेट में मेरा थोड़ा स्पष्ट कहना है कि हिंदी मीडियम के छात्रों से मैं जब नए नए आया था मुखर्जी नगर जी। तो मैं वहाँ मिला तो हिंदी माध्यम के बच्चे जिनको सिंपलीफाई या अलजेब्रा से या ज्योमेट्री से परिचित नहीं है वो ऐसा एक्टिंग करते थे मतलब कि सी सेट कुछ नहीं है। इतने दिन पढ़ाएं बाकायदे मैथमेटिक्स और हम अपने आप को ठीक ठाक समझते हैं कि मैथ में मेरी ठीक ठाक पकड़ है, उसके बावजूद भी मुझे डिफ़िकल्ट सामने दिख रहा है कि इसमें डिफ़िकल्ट है। थोड़ी सी चूक से आप गलत आंसर दे सकते हैं। इसका 4 क्वेश्चन के एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि आप गलत भी बनाएंगे तो ABC में मिल जाएगा। मेरा प्रीलिम्स में देने से पहले जान रहा था कि नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस का हम बहुत कम हिस्सा पढ़े थे। मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे देने चाह रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो 1 साल 1.5 साल पहले बैठ के आराम से पढ़ाई करें, हाँ ना। एग्ज़ाम ठीक है, उसके बाद रिवीजन का दौर वो बराबर रखें। अगर वो रिजल्ट चाहते हैं तो विदाउट रिवीजन आप चाहेंगे कि पढ़ लिए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि विदाउट रिवीजन जो है आप कर पाएंगे, तो रिवीजन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं मुखर्जी नगर में मुराद भाई के रूम पर, जो यूपीएससी की तैयारी ऑलमोस्ट 2 साल से कर रहे हैं। तो आज हम मुराद सर से उनका एक्सपीरियंस लेंगे, क्योंकि उन्होंने 1 अटेम्प्ट दे रखा है। दूसरी बात, वो इस समय पर तैयारी कर रहे हैं इस आने वाले अटेम्प्ट की, तो क्या क्या स्ट्रेटजी है उनकी, क्या बुकलेट फॉलो कर रहे हैं और सारी चीज़ें, तमाम प्रकार की जानकारियाँ आज हम इनसे लेंगे। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम और कहाँ से रहते हैं, कहाँ से हैं और यहाँ मुखर्जी नगर में कब से रह रहे हैं, ये बता दीजिए। जी, मेरा नाम मुराद खान है जी। और मैं बिहार गोपालगंज ज़िले से हूँ। जी। और मैं यहाँ कोविड से जस्ट पहले आया था, है ना। कोविड से जस्ट पहले जैसे कोविड शुरू होने वाला ही था, हो गया था, तो उसके 2-2.5 महीने पहले मैं यहाँ आया था। और उसके बाद से एडमिशन तो मैं ले लिया था, लेकिन दरअसल ये दिक्कत हो गई कि फिर लॉकडाउन की सिलसिला जो चालू हुआ तो फिर 1.5 साल जो है बर्बाद हो गए। तो जैसे आपने कहा कि 2 साल से तैयारी में है, लेकिन ठीक है, कहने के लिए तो 2 साल है कि 2 साल से बात आ गई थी कि तैयारी किया जाए, चला जाए दिल्ली। लेकिन इसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है बाधित रही कोविड-19 के कारण और घर पे रहे। और इसमें थोड़ी सी हमारे लिए ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि हम नए स्टूडेंट थे। अगर हम कोर्स कंप्लीट कर लिए होते तो ये कोविड-19 ज़्यादा मुझे प्रभावित नहीं करता, लेकिन ज़्यादा इसलिए प्रभावित हम हो गए कि चूँकि क्लासेस किए नहीं और सेल्फ स्टडी के बल पे जो भी हो सका वो मैंने किया। और कुछ बाद में बहुत लेट से, शायद 8 महीने 10 महीने के बाद से इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन वीडियोस वगैरह मिलने लगे। तो खैर कवर तो नहीं हुआ सिलेबस, है ना, जिसके कारण मैं 2021 में अभी इसी साल में जो एग्ज़ाम दिया तो उसमें ठीक है नहीं हुआ। लेकिन मैं उसको उम्मीद इसलिए भी नहीं रख रहा था कि तैयारी भी पूरी नहीं हुई थी, मतलब सिलेबस। इंटरप्शन के लिए वापस आऊँगा दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी यूपीएससी सीएससी 2020 का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट इस बार बेहद ही शानदार रहा। अनअकैडमी के थ्रू टॉप 20 में 7 लर्नर्स का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 2nd रैंकर जागृति अवस्थी और 9th रैंकर अपाला मिश्रा जो अनअकैडमी की लर्नर्स रह चुकी है। दोस्तों अनअकैडमी लेकर आया है यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट। यह कॉम्बैट 28 नवंबर यानी कि कल मॉर्निंग में 11 बजे, जिसमें आपको 60 मिनट में 56 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपकी रैंक 1 to 3 आ जाती है तो 100% स्कॉलरशिप। साथ ही अगर आपकी रैंक 4 to 10 आ जाती है 75% स्कॉलरशिप। दोस्तों तो जल्दी से जल्दी आप इनरोल हो जाइए। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और आप वहाँ लिंक पर क्लिक करने के बाद आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो जल्दी से जल्दी अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद में इनरोल हो जाएं और आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो जल्दी से जल्दी इनरोल होइए और अपने सुनहरे सपनों को साकार करिए। इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है सेव ऑन कॉम्बो। दोस्तों मैं बता देता हूं कि अगर आप 25% विद ऑप्शनल के लिए अगर आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा 10% और आपको फ्री मिल जाएगा, साथ ही साथ फ्लैट 2500 ऑफ। दोस्तों ये ऑफ़र 25 से 30 नवंबर तक ही है। जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए और साथ ही साथ प्लस GS और ऑप्शनल की आप प्राइस देख सकते हैं। अभी ऑफ चल रहा है दोस्तों, तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है
3 मंथ फ्री एक्सटेंशन, यानी कि अगर आप 1 साल का कोर्स लेते हैं या फिर एबव प्लस जीएस और प्लस कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस पर आपको 3 मंथ का और आपको विस्तार मिल जाएगा। ये ऑफर 24 से लेकर 30 नवंबर तक की वैलिड है। दोस्तों, इन सारे कोर्सेज में इनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए, क्योंकि दोस्तों प्राइस हाइक होने वाले हैं और जल्दी से जल्दी इनरोल करें। धन्यवाद। भी नहीं हुआ था, तो इसलिए, और मेरा चूँकि एज थोड़ा ज़्यादा हो चुका है तो वो अटेम्प्ट दे या ना दे कोई मसला नहीं है, वैसे भी मेरा जाता है, तो इसलिए मैं आपसे सारे अटेम्प्ट मुझे देने ही देने हैं जी। और सर मतलब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कि फिर किसी कोचिंग के द्वारा कर रहे हैं, ये बताइए। जी नहीं, कोचिंग मैंने लिया, शुरू में ही मैंने बताया है कि जब मैं आया तो कोचिंग ले ही लिया था। सर आप कैसे कर रहे हैं, पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या कि डायरेक्ट, मतलब जैसे कहते हैं ना प्रीलिम्स के साथ ही मेंस की तैयारी करते हैं, तो ये कर रहे हैं या कि फिर अभी आप ओनली प्रीलिम्स पर फोकस कर रहे हैं सर? नहीं, जब आप सिलेबस देखेंगे पीटी और मेंस का तो उसमें जो है ऐसा नहीं है कि अलग अलग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो पीटी में पढ़ाई जाती है वो मेंस में आपको विस्तार से रिटेन के तौर पे पढ़नी ही है। जैसे अब पीटी का जैसे पहला पेपर का देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो है समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं हैं, उसके बाद भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जीएस को मेंस के लेवल पे पढ़ना ही होता है। तो ये साथ ही साथ तैयारी चलती है, अलग अलग करने से टाइम भी बर्बाद होगा और फ़ायदे भी नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि साथ ही सही स्ट्रेटजी होगी साथ ही तैयारी करने की पीटी और मेंस की जी। तो सर इसकी कैसे स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें? एनसीईआरटीज़ भी जैसे कहते हैं ना, तो वो भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है या कि फिर डायरेक्ट यूपीएससी के जो बुक्स फेमस हैं वहाँ से स्टार्ट कर दें? जी, मैं तो बिल्कुल अलग राय रखूँगा इसमें कि एनसीईआरटी पहले ना पढ़ें, है ना, ये स्कूल के स्तर पर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, और पहले यूपीएससी कोई किताब ना पढ़ें, सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस पढ़ें। आप जब सिलेबस पढ़ते हैं और उसको कंक्लूड करिए, उसको एक दूसरे से देखिए कहाँ मैच कर रहा है क्या, तो आपको खुद ही आंसर मिलने लगेगा कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि यूपीएससी की बुक पढ़नी चाहिए। वैसे ये बात सही है कि आपको फिर सिलेबस पढ़ने के बाद रिजल्ट यही निकलेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो ये ठीक है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहले आप सिलेबस पढ़ें ही नहीं बल्कि उसको याद कर ले, है ना। पीटी के 2 पेपर है ना, फिर उसी तरीके से मेंस में जब आएंगे तो वहाँ क्वालिफाइंग पेपर 2 होगा पहले, उसके बाद से निबंध का पेपर होगा, फिर 4 जीएस का पेपर होगा, फिर 2 ऑप्शनल का पेपर होगा, फिर उसमें अगर कर लेते हैं तब फिर इंटरव्यू, तो खैर लास्ट अंतिम जो है पढ़ाव है वो जी। वैसे कहते हैं सर कि यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? अब वैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? जी, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है, और मेरा सब्जेक्ट ये लेने का रीज़न ये है कि मेरा बैकग्राउंड इंटर तक साइंस रहा, तो मैं फिर ग्रेजुएशन जो है ज्योग्राफी से किया, और इसी कारण से मैं जो है ज्योग्राफी लिया यूपीएससी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएशन से करते हैं वो ले, ऐसी ज़रूरी नहीं है, वो अपनी रुचि और सक्सेस रेट देख के भी बहुत लड़के लड़कियां लेते हैं, है ना, अपना सब्जेक्ट। लेकिन मेरा ज्योग्राफी लेने का कारण है कि एक तो रुचि, दूसरा साइंस के करीब सब्जेक्ट है, साइंस का ज्योग्राफी जो है करीब है, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, और कुछ मैथमेटिक्स के चीज़ें भी उसमें पढ़नी होती है, जैसे जनसंख्या भूगोल में स्टैटिक्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं एज ए 6-7 साल से ज़्यादा ही तकरीबन मैं मैथमेटिक्स पढ़ाया अपने गांव में, तो वहाँ से मुझे पढ़ाने के बाद ये लगा कि मेरे लिए ज्योग्राफी आसान होगी जी। और सर अगर सी सेट की बात करें तो उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सी सेट ही एक है जो सबसे हटके है, अदरवाइज सब ह्यूमैनिटीज़ में ही आ जाते हैं, तो सी सेट में बताइए सर। जी देखिए, सी सेट में मेरा थोड़ा स्पष्ट कहना है कि हिंदी मीडियम के छात्रों से मैं जब नए आया था मुखर्जी नगर, तो मैं वहाँ मिला तो हिंदी माध्यम के बच्चे जिनको सिंप्लीफाई या अलजेब्रा से या ज्योमेट्री से परिचित नहीं है, वो ऐसा एक्टिंग करते थे मतलब कि सी सेट कुछ नहीं है। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि यार हम पढ़े इतने दिन, पढ़ाएं बाकायदे मैथमेटिक्स, और हम अपने आप को ठीक ठाक समझते हैं कि मैथ में मेरी ठीक ठाक पकड़ है, उसके बावजूद भी मुझे डिफ़िकल्ट सामने दिख रहा है कि इसमें डिफ़िकल्ट है, थोड़ी सी चूक से आप गलत आंसर दे सकते हैं इसका। और आंसर ऐसा था सी सेट का, मैं 2-4 क्वेश्चन के एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि आप गलत भी बनाएंगे तो ABC में मिल जाएगा,
ये कमाल की चीज़ मैंने देखा। एक तो हुआ कि सही आप बनाते हैं तो आया, लेकिन अगर थोड़ा आप गलत करेंगे तो उसमें ऑप्शन, उम्मीद है कि गलत बना के भी आप ऑप्शन उसमें मिल जाए कि वो ऑप्शन है। तो मुझे हैरानी हुई, मुझे लगा कि यार अब इसका लेवल लग रहा है कि वाकई क्या लेवल है। मैं उस टीचर के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं एज ए टीचर हूँ, तो मैं मैथमेटिक्स का छात्र रहा हूँ, तो मैं कुछ बच्चों को गाइड करता था। तो मैं ये सोचने लगा कि यार वो टीचर कितने अच्छे लेवल से क्वेश्चन को बनाए हैं कि वो हमको जान रहे हैं कि ये बच्चा कहाँ कहाँ गलती कर सकता है, उसके हिसाब से ऑप्शन दिए गए थे। और मैं जब हिंदी माध्यम के बच्चों से कुछ मिला तो उनकी कॉन्फिडेंस देखकर मैं खुद ही हैरत में हुआ। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के दरअसल वो शिकार हैं। और सीसेट को लेकर जो हिंदी मीडियम के बच्चे जो है या इंग्लिश मीडियम को जो बहुत इजी आसान मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 10वीं 12वीं के लेवल लिखने के लिए ठीक है, लिखा है बिल्कुल, है ना। ABCD हम लोग पढ़ते ही हैं बहुत नीचे क्लास में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10th की जो बुक है वो ABCD ही है। तो कहने का मतलब ये है कि सीसेट का अपना स्टैंडर्ड है, और कोई ये सोचता है कि हम 10-12 पढ़कर आए हैं और सीसेट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा निजी राय है कि शायद वो सही नहीं सोच रहा है। सीसेट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सर आप कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं और इसका योगदान रहता है क्या? जी, मैं न्यूज़पेपर तो वैसे दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो है पढ़ते हैं, लेकिन मैं अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ते रहता हूँ, कोई एक नहीं पढ़ता हूँ। और उसका रीज़न ये होता है कि जो उसमें के एडिटोरियल आते हैं वो जो है मैं उसी को ध्यान में रख के जो है मैं द हिंदू भी ले लेता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस भी लेता हूँ, और एक दो पेपर मैं देखकर फिर एक फाइनल पेपर लेता हूँ। क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पूरी दुकान लगती है, तो मैं कुछ हेडिंग देख ही लेता हूँ और एडिटोरियल देखता हूँ, उसमें से लगता है कि एडिटोरियल मेरे लिए है तो मैं उस तरह से लेता हूँ। और मेरा मानना है कि हाँ जो है एक न्यूज़ अखबार या मैगज़ीन तो बिल्कुल लगातार होना ही चाहिए, चलना चाहिए। और सर इसमें अगर टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि टाइम टेबल की वजह से बहुत लोग फेल हो जाते हैं। जी जी। तो सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और इसके बारे में बताइए टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो सब आपके हाथ में है ना, कि आप कैसे कर सकते हैं। आप सुबह पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कंफर्ट है आपके लिए, रात में है या दिन में है, तो आप जब बेहतर समझे आपको लगता है। वैसे मैं सुबह ही ज़्यादा मानता हूँ कि 5 से 10 के बीच में जो काम हो जाता है वो पूरे दिन में नहीं होता है, मेरा अपना अनुभव है। तो अगर 4 बजे 5 बजे अगर जो है अगर आप उठ जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले सोना भी पड़ेगा। और दिल्ली में जो बच्चे बिहार से भी यूपी से बच्चे आते हैं वो भी दिल्ली की आदत के सीख जाते हैं, जो दिल्ली में ऑलरेडी जो बच्चे हैं कि 2-3 बजे सोना, यानी रात भर जगना दिन भर सोने वाली स्थिति। तो इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि उबरना चाहिए, वो हेल्दी भी नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप हेल्थ सही नहीं है तो यकीनन आपकी पढ़ाई भी सही नहीं है। मुझे आप पूछेंगे कि हेल्थ और पढ़ाई में क्या चाहिए, तो मैं हेल्थ चुनूंगा। अगर हेल्थ रहेगी तभी पढ़ाई होगी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बराबर आप कभी कुछ हो रहा है, तो यकीनन पढ़ाई पे बुरा असर पड़ता है उसका। लिटरली सर। और सर जैसे कि दिल्ली में इस समय पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी जी जी। तो सर इस समय पर आप ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या ऑनलाइन अपनी कोचिंग्स ले रहे हैं, या फिर ऑफलाइन? जी, मेरे कोचिंग वाले बहुत सहयोगी टीचर हैं, तो इसमें उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया। और जब तक एयर पोल्यूशन के कारण ये इंस्टीट्यूट संस्थाएं बंद रहेंगी तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। और कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं हम लोग और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और मैं आप सर हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि जैसे आपने लास्ट अटेम्प्ट दिया है ये वाला, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कौन सी गलतियां ना करें जिसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो, मतलब तो फिर आप बताइए कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से प्रीलिम्स नहीं निकल पाया आपका, और हमारे व्यूअर्स क्या गलतियाँ ना करें। देखिए, मेरा प्रीलिम्स में देने से पहले जान रहा था कि नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस का हम बहुत कम हिस्सा पढ़े थे। तो करेंट का कुछ मामला पकड़ में आया, कुछ पढ़े थे सो पकड़ में आया, ठीक है। तो इससे जो है सही क्वेश्चन कम हुए और गलत ज़्यादा हो गए, तो इस कारण से नहीं हुए। और मैं यही कहूँगा कि जो बच्चे देने चाह रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो 1 साल 1.5 साल पहले बैठ के आराम से पढ़ाई करें, हाँ ना। एग्ज़ाम ठीक है दे, लेकिन कम से कम इस सब चक्कर में रहे, पहले एक बार वो पढ़ ले सिलेबस को अच्छे से, उसके बाद रिवीजन का दौर वो बराबर रखे। अगर वो रिजल्ट चाहते हैं तो विदाउट रिवीजन आप चाहेंगे कि पढ़ लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि विदाउट रिवीजन जो है आप कर पाएंगे। तो रिवीजन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। बिल्कुल जी। और सर जैसे प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, आप बताइए। जी,
मैंने जो यूज़ किया, चूँकि टाइम कम मिला, तो हम लोग जो है कोचिंग वाले सर भी बोले कि जो है नोट्स पर्याप्त है, और ये तो हम लोग नोट्स पे ज़्यादा फोकस किए। वैसे बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा की किताब भी जो है आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं, मेडाइवल के लिए पढ़ सकते हैं, और उसके लिए लक्ष्मीकांत की किताब जो है ना, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने एक दो किताब और, टाटा मैगरा हिल की किताब जो है ना जीएस के लिए, वो भी बेहतर है। लेकिन किताबें तो बहुत सारी ऐसे बढ़ती जाएंगी, लेकिन आप बेस एनसीईआरटी को बनाइए और कोचिंग के नोट्स को बनाइए, कुछ किताबें रखिए ताकि पढ़ने की आदत भी हो, समझने की सलाहियत बढ़े, क्योंकि किताब से ही बढ़ेगी, है ना। तो मुझे लगता है कि जो है नोट्स के अलावा ये सारी किताबें देखनी चाहिए जी। ओके, सो इट वाज रियली ग्रेट कन्वर्सेशन, और थैंक यू सर टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच। वेलकम आपका भी वेलकम।